गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम लोगों ने जो कल लास्ट क्लास जो सैटरडे को हुई थी उस क्लास में मैंने बात की थी कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है हम उनके सेशन लेंगे, उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिनमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो लगभग आसपास जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और संभावित है कि पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेंगे और ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पेपर में। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पढ़ाई है उसको प्लान कर सकें, उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को और हमारा जो रहेगा ट्रेंडिंग क्वेश्चन का टारगेट वो रहेगा कि भाई के हमारा जो एग्जाम है उस एग्जाम के आसपास की जो भर्तियां हैं, हमारा जो एग्जाम है उसके आसपास की भर्तियां जिसके पेपर हमारे पेपर के साथ मैच करते हैं उनको कवर करेंगे, है ना। उनमें भी उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के इर्द गिर्द हैं कि भैया ऐसा एग्जाम हमारा हो सकता है, इस टाइप का हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, करते हैं शुरू। तो हम करने वाले हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ट्रेंडिंग क्वेश्चन। राधे 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 राधे, आ जाइए। जय श्री राधे। राधे राधे अखिलेश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून चंद्र प्रकाश। गुड आफ्टरनून मनोज। गुड आफ्टरनून विनोद। राधे राधे। हाँ, मिक्स टाइप चलेगा, मिक्स टाइप चलेगा। आप टॉपिक वाइज आप लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी टॉपिक वाइज तो पहले से सारा कंटेंट पढ़ा ही है, वो तो आप पढ़ ही रहे। अब मिक्स टाइप की जरूरत है ताकि मिक्स प्रैक्टिस होती रहे, 1.5 महीना मिक्स हो जाए तो हम लोग पेपर के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पेपर भी तो मिक्स ही आएगा। पेपर भी कौन सा टॉपिक वाइज आएगा, पेपर भी तो मिक्स आएगा। तो सारी वेराइटी जो है ना वो मिक्स तरीके से हम पढ़े तो हमें आइडिया हो जाए कैसे कैसे सवाल किस तरीके से हो सकते हैं और कैसे हमारा दिमाग जो है वो चारों तरफ भागेगा। कभी हम त्रिकोणमिति का सवाल, एक सवाल त्रिकोणमिति के करेंगे, अचानक से एक अवकलन का आ जाएगा, अचानक से एक समाकलन का आ जाएगा, अचानक से एक प्रायिकता का आ जाएगा, अचानक से एक द्विघात समीकरण का आ जाएगा, अचानक से एक नंबर थ्योरी का आ जाएगा। तो हमारे दिमाग को जंप करना पड़ेगा बार बार, और मजा आएगा और है ना, प्रैक्टिस अच्छी होगी। वरना अगर मैं केवल नंबर सिस्टम कर रहा होता तो आपका दिमाग सिर्फ नंबर सिस्टम पे लगा होता कि हाँ ठीक है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सारा होगा, सारा ओवरऑल होगा तो परेशानी तो आएगी क्योंकि एक साथ सब कुछ आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये केवीएस के सवाल है, केवीएस पीजीटी के सवाल है। 2017 की जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड जिसे वर्ग 1 कहते हैं आपके, उसके क्वेश्चन है ये, केवीएस पीजीटी 2017। अब आपने जो पढ़ा है, जो समझा है उसका इस्तेमाल करना। आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो समझा है उनका इस्तेमाल करना। पहले क्वेश्चन को सुनो, समझो और दिए गए चीजों को इस्तेमाल करो, कैसे इस्तेमाल हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यदि b इज ए यूनिट वेक्टर, अगर b यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, एक एक इंफॉर्मेशन को उठाओ, समझो। इकाई सदिश है, क्या मतलब होता है इकाई सदिश का, क्या अर्थ होता है इकाई सदिश का, इकाई सदिश का क्या अर्थ होता है। इकाई सदिश का अर्थ होता है, इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण 1 हो, यानी b का परिमाण 1 है। ठीक, आगे और आगे बस इतना ही दिया कि b इकाई सदिश है, चलो ठीक है b इकाई सदिश है। आगे दे रहा है a डॉट b फिर b सदिश प्लस b क्रॉस b। अब सोचो कौन सी कड़ी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, लगाओ जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए में से यूज करो कि कौन सी चीज यहाँ पे है जो आपने पढ़ी हुई है जिसका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, सदिश पढ़ के आए हो तो सब कुछ ही पढ़ के आए हो, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, तो जो पढ़ के आए हो उसमें से कौन सी चीज अभी फिलहाल इस सवाल में काम आ सकती है। जो आप पढ़ के आए हैं उसमें से कौन सी चीज अभी इसमें काम आ सकती है।
बोला ये देखो, ये हमने पढ़ के आए सर, ये पढ़ के आए, ये क्या है, ये है सदिश त्रिगुणा, ये सदिश त्रिगुणा है जो हम पढ़ के आए हैं। आयो, क्या पढ़ के आए हो सदिश त्रिगुणा के बारे में, वो याद करो। क्या सदिश त्रिगुणा में हम पढ़ के आए हैं कि सदिश त्रिगुणा को खोलने का एक तरीका होता है 132 माइनस 123। हाँ, ये तरीका तो पढ़ा है हमने, 132 माइनस 123 होता है, 132 माइनस 123 हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पढ़ के आए। क्या ये इस पे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि सदिश त्रिगुणा है। लगाओ फिर, 132 माइनस 123 का क्या मतलब होता है, लगाओ उसे, लगाओ, देखो क्या होता है। लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि सदिश त्रिगुणा है तो लगेगा। लगाओ फिर और बताओ लगाने के बाद क्या आएगा। लगाओ और लगाने के बाद बताओ क्या आएगा। ए डॉट बी, इस पे तो मैंने कोई रूल नहीं लगाया, यहां लगा रहा हूं, प्लस 132 माइनस 123। 132 माइनस 123 का मतलब होता है 1 3 2, यानी एक नंबर और 3 नंबर की डॉट गुणा, एक नंबर और 3 नंबर की डॉट गुणा, एक नंबर 3 नंबर डॉट गुणा में 2 नंबर बाहर, ये 2 नंबर बाहर आ गया, 1 और 3 डॉट गुणा में हो गए और 2 नंबर बाहर हो गया। फिर 132 माइनस 123, 123 का मतलब एक नंबर 2 नंबर डॉट गुणा में, एक नंबर और 2 नंबर डॉट गुणा में 3 नंबर बाहर, 3 नंबर बाहर हो गया। बोले हाँ अच्छा, हमने अदिश त्रिगुणा में एक बात और भी पढ़ी है कि अदिश त्रिगुणा में ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है। डॉट गुणा में आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, तो जब नहीं फर्क पड़ता तो फिर ये चीज तो सेम टू सेम है। ये ए डॉट बी है, ये बी डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी सेम होते हैं। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस तो कट जाएंगे, कट गए, डन। फिर हमने एक बात और पढ़ी हुई है कि जब सेम वेक्टर से सेम वेक्टर डॉट गुणा होता है, अगर एक्स वेक्टर से एक्स वेक्टर, सेम वेक्टर से सेम वेक्टर गुणा होता है, तो ये उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका बन गया बी के परिमाण का स्क्वायर ए वेक्टर। बी का परिमाण कितना है? बी का परिमाण तो 1 है, बी का परिमाण 1 है, तो बी के परिमाण की जगह 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। ये आंसर है ए वेक्टर। सही है, क्लियर है। अब कई मान लीजिए आप में से कोई कहे हमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हुआ, तुम्हें समझ में तो आ गया। अगर तुमसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में तो आ गया। बोला हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया तो क्लास होने के बाद में 2 बार निकाल लेना, क्लास होने के बाद में 2 बार निकाल लेना, बात खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आ गया तो ठीक है, किसी ने समझ लिया तो ठीक है। अब अगर ये पेपर में सवाल आता है तो आपको आना चाहिए बस। अगर ये सवाल अब पेपर में आता है तो आपको आना चाहिए। कहीं ने यही कर लिया, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। नहीं कर पाया, अब देख लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, अब 2 बार हाथ से निकाल लेना, 2 बार हाथ से निकाल लेना। पेपर में आएगा तो जिसने पहली बार किया उसको भी उतने नंबर मिलेंगे, और जिसने देखकर समझ के फिर दोबारा निकाला उसको। बस अब आपको आना चाहिए, अब ये आपको आना चाहिए। पहली बार किया तो ठीक है, अगली बार किया तो ठीक है, आपको अब यह सवाल आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सवाल, ध्यान से दिमाग लगाइएगा, अच्छे से पहले समझो, तसल्ली से समझो। सवाल बहुत आसान है, लेकिन सही तार जोड़ो, सही तार जोड़ो। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब होता है अधिकतम मान, महत्तम मान, सबसे बड़ा मान।
ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी अधिकतम मान। अधिकतम मान। अब बताइए इसका बड़े साइन थीटा गुणा कॉस थीटा है, इसके बड़े से बड़ा मान कितना आ सकता है? साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का मान बड़े से बड़ा कितना आ सकता है? इसका मान बड़े से बड़ा कितना आ सकता है? साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का मान बड़े से बड़ा कितना आ सकता है? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं एक आएगा। पहले ये समझ लीजिए कि एक क्यों नहीं आ सकता। एक क्यों नहीं आ सकता? ये साइन थीटा गुणा कॉस थीटा है, एक कैसे आएगा? एक ला के बताइए, एक ला के बताइए। इसका मान एक जो है ना वो ला के बताइए, कैसे लाएंगे आप एक? बोला 90 का 90 रख देंगे, 90 रख दोगे, ठीक है, रख के देखो एक बार 90, एक बार 90 रख के तो देखो। तो साइन 90 का मान एक, लेकिन कॉस 90 का मान 0, ये तो 0 हो गया, एक तो नहीं आया, ये तो 0 आया, एक नहीं आया। बोलो 0 रख देंगे, चलो 0 रख दो। 0 रखने पर साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये फिर 0 आ गया। एक आया तो नहीं, एक आया तो नहीं एक नहीं आया ना, तो फिर तो इसका मतलब एक तो नहीं आ सकता। साइन गुणा कॉस है, साइन गुणा कॉस है, अगर साइन का मान आप बड़ा करने की कोशिश करोगे तो कॉस कम हो जाएगा। तो सोचो दोनों मिलाकर बड़ा कितना आएगा, दोनों मिलाकर बड़ा कितना आएगा। आप खाली साइन की तरफ मत देखो या खाली कॉस की तरफ मत देखो, दोनों को मिक्स करके निकालना पड़ेगा। तो जब साइन को कॉस रोकेगा और कॉस को साइन रोकेगा, तो हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, 2 का भाग दे दूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से गुणा और 2 का भाग दे दिया, ये आ गया 1/2 और ये बन गया साइन 2 थीटा का सूत्र। अब मैंने कॉस से पीछा छुटा लिया, अब मैंने कॉस से पीछा छुटा लिया, गया कॉस फॉर्मूले में। और मैं जानता हूं कि साइन का बड़े से बड़ा मान, चाहे साइन कोई सा भी हो, 2 थीटा हो चाहे 50 थीटा हो, है तो साइन ही, है तो साइन ही। साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? साइन ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाता है? 1 तक, और ये फिर बाहर 1/2 रहा, तो 1/2 गुणा इसका अधिकतम मान है 1, 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2, तो ज्यादा से ज्यादा ये 1/2 तक जाएगा। 1/2 तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि बराबर कौन, जहां बराबर है वहां नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉजिक, लॉजिक ऐसे नहीं चलते, लॉजिक ऐसे नहीं चलते, लॉजिक ऐसे नहीं चलते, है ना। लॉजिक इस तरीके से नहीं चलते कि कोई भी 45 रख दो या 45 पे ज्यादा आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं आता, है ना। ऐसे नहीं कि 45 रख दो तो ज्यादा आ जाएगा या कुछ और कर दो तो ज्यादा आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 से गुणा किया, 2 का भाग दिया, साइन 2 थीटा बन गया। अब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, फिर वो 1/2 से गुणा हो गया तो 1/2 आ गया। हाँ, अब आप कहोगे हमारा 45 डिग्री रखने से भी हमारा उत्तर आ रहा है, हो सकता है उत्तर आ रहा हो, लेकिन उत्तर आने का मतलब ये नहीं कि तरीका सही है। उत्तर आने का मतलब ये नहीं कि तरीका सही है। आपको कैसे पता चला कि 45 डिग्री ही सही है? आपको कैसे पता चला कि 45 डिग्री सही है? बोला ब्रह्म ज्ञान आया, ऊपर से बारिश हुई, आकाशवाणी हुई कि बच्चा 45 रख दे, मैंने रख दिया, है ना। तो सर हम देवभूमि से हैं, तो सीधे देवता बोलते हैं, देवताओं ने कहा 45 रख दो, हमने रख दिया, उत्तर आ गया, तब तो ठीक है। अगर ये कारण है तो ठीक है, बाकी लॉजिक वाला कारण है तो 45 डिग्री आप यूं नहीं रख सकते, 45 डिग्री आप यूं नहीं रख सकते। आपको बताना पड़ेगा कि 45 आया कहां से, 45 आया कहां से, ठीक है ना। या फिर आप अवकलन की मदद लो,
अवकलन की सहायता से मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है। अवकलन की सहायता से आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। इसे एक फलन मान लो, मान लिया y। हाँ, या तो मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करो, ये लो y बराबर साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। y मान लिया। मैक्सिमा मिनिमा कहता है एक बार अवकलन करो, मैक्सिमा मिनिमा कहता है एक बार अवकलन करो। ये लो अवकलन कर दिया, dy बाई डी थीटा। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो गया, दूसरे वाले कॉस थीटा को छोड़ दिया, फिर साइन थीटा को छोड़ दिया, कॉस थीटा का अवकलन कर दिया, माइनस साइन थीटा हो गया। तो अवकलन का अनुप्रयोग जो है मैक्सिमा मिनिमा, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे y मानो, थीटा के साथ अवकलन करो, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार अवकलन आ गया। एक बार अवकलन आने के बाद में इस अवकलन को हमें रखना होता है 0। ये जो अवकलन आया है इसको 0 के बराबर रखना होता है, और फिर थीटा का मान हमें, या थीटा है या एक्स है, जो भी है उसका मान अब आपको यहां से मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 रख दिया। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, साइन उधर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर इधर 1 हो गया, इधर साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। फिर आपका आ गया टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अब ये आपका 45 डिग्री आ गया, ऐसे आएगा मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से। फिर अच्छा, थीटा का मान आ गया है, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है। ये भी देखना होता है कि जो थीटा का मान आया है उस पे मैक्सिमम ही आएगा या मिनिमम भी आ सकता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो थीटा का मान आया वो मैक्सिमम का ही है। इसके लिए आपको दोबारा से एक सेकंड अवकलन और करना होता है, दूसरा अवकलन d2y बटा डी थीटा स्क्वायर। दूसरी बार और अवकलन करना होता है, ये पता करने के लिए कि हमारे जो थीटा का मान आया है या एक्स का मान आया है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब इसका अवकलन फिर से करो, तो ये हो गया कोस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, खुद कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें अपना जो थीटा का मान है वो रख के देखो, अगर वो थीटा का मान रखने के बाद माइनस का उत्तर आता है, प्लस का आता है तो ये मिनिमा है, प्लस का आता है तो ये मिनिमा है, माइनस का आता है तो ये मैक्सिमा है। रख दो, थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर -4 1 बटा √2 1 बटा √2। -2, ये हो गया आपका -2। माइनस का 2 आने का मतलब ये हुआ कि ये उच्चिष्ट बिंदु है, इस पे जो भी आंसर आएगा वो अधिकतम आएगा। जो भी उत्तर आएगा वो उच्चिष्ट आएगा, ठीक है ना। अब ये होगा 45 डिग्री, ऐसे पता चलेगा 45 डिग्री, यूं नहीं कि बस मुझे ऐसे ही दिख गया यार मैंने 45 रख दिया और उत्तर आ गया, नहीं। गणित में तुक्के नहीं चलते, गणित में तर्क चलते हैं। तो बिना तर्क के अगर मारोगे वो तुक्के हैं, और तुक्के गलत जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 0 से लेकर π/4 तक √1 + sin 2x, 0 से π/4 √1 + sin 2x dx का समाकलन क्या होगा? 0 से लेकर π/4 तक √1 + sin 2x dx। ये आप लोगों वर्ग 2 की क्लास है, वर्ग 2 वालों की क्लास है।
वहीं पर ऐड होती है जहाँ पे सारी क्लासेस ऐड होती हैं। ये भी वहीं ऐड होगी आपके लाइव क्लास वाले फोल्डर में। लाइव क्लास वाले में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। लाइव क्लास के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सारी क्लासेस हैं। देखिए लाइव जो भी क्लास होती है ना, वो लाइव क्लास वाले सेक्शन में चली जाती है, लाइव क्लास वाले सेक्शन में चली जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से उठाकर, वहाँ तो वो पड़ी रहती है, वहाँ से उठाकर हम उसे फोल्डर में डाल देते हैं। लेकिन फोल्डर में हम क्यों इंतजार करते हो कि हम फोल्डर में डालेंगे? जब डालेंगे, आप जाओ लाइव क्लास में, वहाँ जाके देखो सारी क्लासेस जो सुबह हुई है, शाम को हुई है, रात को हुई है, वो सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। वो सारी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। अब आप ये इंतजार करोगे कि हम फोल्डर में डाल दें, ठीक है? तो उसका इंतजार ना करें, आपके लाइव क्लास वाले सेक्शन में ये क्लासेस वहाँ मिल जाएंगे। तो ये 0 से π/4 √1 + sin x dx। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से लेकर π/4 तक ये जो आपका 1 है, इस 1 की जगह हम लिख लेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। sin 2x का 2 sin x cos x। ये लो फॉर्मूले का यूज कर लिया, 1 की जगह रख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और sin 2x की जगह 2 sin x cos x। ये क्यों लगाया? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। ये आपका फॉर्मूला बन गया। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx, ये बाहर आ जाएगा। sin x प्लस cos x और dx। अब इनका समाकलन कर दो। sin x का समाकलन हो गया माइनस का cos x, और cos x का समाकलन हो गया sin x। लिमिट 0 से π/4। पहले अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। पहले π/4 रखो, तो माइनस cos π/4 प्लस sin π/4, माइनस, फिर 0 रखो, माइनस cos 0 प्लस sin 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos π/4 का मान 1/√2, साइन का मान 1/√2, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0। 1/√2 से 1/√2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो आंसर आ गया +1। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका ध्यान रखो कि कैसे हुआ है ना। इनको बार बार हाथों से निकालो, कई बार निकालो, ताकि जब पेपर में सवाल आए तो आपको याद हो कि कहाँ क्या करना होता है, कहाँ क्या करना होता है। अब ये जो सवाल है, ये देखो, अभी यहाँ पे देखो कि आप 2017 में आया हुआ है, जबकि आप एनसीईआरटी के अंदर जाएं तो एनसीईआरटी के अंदर ये पिछले 50 सालों से है। एनसीईआरटी की किताब में 50 सालों से पढ़ा हुआ है सवाल। ठीक है, तो सवाल कोई बहुत अलग अलग नहीं होते, बहुत डिफरेंट सवाल नहीं आते, यही सवाल बार बार घूमते रहते हैं। कभी नहीं कि अब यहाँ पे प्लस आया है, कल इसमें माइनस डाल देंगे, कल इसमें माइनस डाल देंगे, कल यहाँ पे sin 2x की जगह sin x कर देंगे। तो यही चीजें बार बार बदल बदल के सवाल बन के नए नए रूप में आती रहती है, यही चीजें आएंगी। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्या करना होता है, माइनस हो तो क्या करना होता है। अगर ये sin x होता तो हम क्या करते, sin x होता तो हम आधे आधे यूज करते, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस, क्योंकि x होता यहाँ पे x होता तो आधा कोण x/2 में आता, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर को हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नहीं लेते, बल्कि sin स्क्वायर x/2
प्लस को स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई साइन स्क्वायर को स्क्वायर का मान तो एक ही होता है, साइन स्क्वायर को स्क्वायर का मान तो एक ही होता है, चाहे फिर एक्स लो चाहे एक्स बाई टू लो। तो हम अब उसके अकॉर्डिंग लेते जो यहाँ पे होता और फिर सवाल को आगे बढ़ाते, बाकी चलता वैसा का वैसा ही। समाकलन x प्लस 3 बटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 बटा x प्लस 4 का स्क्वायर e की पावर x dx। शाबाश संजीव, शाबाश दीपक, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये सवाल आपके समाकलन के इस फॉर्मूले के ऊपर है कि अगर e की पावर x हमारे पास है और उसके साथ f और f का अवकलन अगर शामिल है, f प्लस f का अवकलन हो, कोई फलन हो और उसका अवकलन हो, तो इसका समाकलन जो है वो e की पावर x इंटू एफ एक्स होता है। ये सवाल इस पैटर्न पे है। कैसे हुआ, आजो मैं दिखाता हूं। e की पावर x तो है ही, वो रहा। x प्लस 3 ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम x प्लस 4 कर दें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। अब इन्हें अलग अलग कर दो, अलग अलग करने पर x प्लस 4 का एक ब्रैकेट कट जाएगा, एक बच जाएगा। ये माइनस आप यहां रख दो, इसको पकड़ा दो ताकि आराम से अब दिख जाएगा। देखो, अगर मैं इसको फलन मानता हूं, इसे अगर फलन मानता हूं, इसे f कहता हूं, तो इसका अवकलन करने पर ये आएगा। एफ एफ डैश, ये एफ डैश। अगर इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, नहीं आएगा। इसका अवकलन करोगे तो ये ऊपर आएगा, x प्लस 4 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आगे आ जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, जो नीचे आके प्लस हो जाएगी, यही बनेगा। तो ये अगर फलन है तो ये फलन का अवकलन है। और हमारा सवाल कहता है कि अगर e की पावर x हो और अंदर f और f का डैश हो, तो फिर आंसर जो है वो e और f होता है, e और f आंसर होता है। तो हमारे लिए फिर e कौन हुआ, e तो e हुआ, f कौन हुआ, f ये हुआ, प्लस e की पावर x बट्टा 1 बट्टा x प्लस 4।
e की पावर x और fx जो है ना वो उत्तर आएगा, fx उत्तर आएगा, e की पावर x इंटू fx, e की पावर x इंटू fx, वो आपका उत्तर आएगा। सही है। इसका इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम। याद करो, ये सवाल हमने किया हुआ है। सवाल में क्या था कि ये जो नंबर होते हैं इसमें फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 के बाद सबका इकाई का अंक 0 हो जाता है। सिर्फ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 तक इकाई का अंक आता है। उसके बाद में इन सब का फैक्टोरियल 5 हो, चाहे फैक्टोरियल 6 हो, चाहे फैक्टोरियल 7 हो, इन सब का इकाई का अंक 0 आता है। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का इकाई का अंक हो जाता है, ये होता है 120, यानी इकाई का अंक कितना हुआ? 0। ये हो जाता है 720, इकाई का अंक कितना हुआ? 0। ये हो जाता है 5040, इकाई का अंक कितना हुआ? 0। इन सबके इकाई के अंक फिर 0 होते हैं। इसके बाद में जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा, यानी इकाई का अंक 0 हो गया। बस यही लोग जो देंगे सो देंगे। ये 1 प्लस ये 2, ये 6 और ये 24, इकाई के अंक जोड़ लो कितने हुए? तो 4 प्लस 6 10, 10 का 0 हो गया, 0 प्लस 2 प्लस 1 3 आ गया, इकाई का अंक आया 3। ठीक है। y इंटू log x गुणा y बराबर x, dy बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, शाबाश।
आ जाओ करते हैं x के सापेक्ष अवकलन से। x के सापेक्ष अवकलन से तो ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, एक है y, एक है log x गुणा y, तो गुणा में है तो एक को छोड़कर एक का अवकलन करेंगे। log x y को बाहर छोड़ दिया, पहले y का कर लेते हैं, y का हो जाएगा dy बाय dx प्लस अगली बार y को छोड़ दो, y को छोड़ दिया, log x बटा y का किया, log x बटा y का पहले log का होगा, log का हो गया 1 बटा एक्स वाई, फिर x गुणा y का, ये तो log का हो गया, log के अंदर है x गुणा y, तो ये गुणा में है तो x को छोड़कर y का अवकलन dy बाई dx, y को छोड़कर x का अवकलन 1 बराबर में x है, x का अवकलन 1, ये अवकलन हो गया, ये हमारा अवकलन बन गया। अब इसमें जो कट रहा है वो काट दो, जैसे y से y कट रहा है तो काट देते हैं, ये काट दिया, ठीक है। एक चीज हम और देख सकते हैं, हमारे इन आंसरों में कहीं भी log नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, कहीं भी log नहीं आ रहा है, इन किसी भी आंसर में log नहीं आ रहा है, यानी log हटा दिया गया है, तो हमें भी log हटाना पड़ेगा, हमारे आंसर में तो log आ रहा है, हमारे बारे में तो log आ रहा है, और जबकि इसके आंसर में तो log आ ही नहीं रहा, तो फिर log नहीं चाहिए हमें, log नहीं चाहिए तो फिर log का मान निकालो, log xy का मान कितना हो जाएगा, y को बटे में ले जाओ x बटा y, तो log xy की जगह क्या आ जाएगा, x बटा y, मान रख दो, ये लो log से पीछा छूट गया, ब्रैकेट खोल दो, x से x कट गया, dy बाई dx प्लस y बटा x बराबर में 1, dy बाई dx कॉमन, इसको उधर ले जाओ, x बटा y प्लस 1 लघुत्तम ले लो, x प्लस वाई बटा वाई dy बाई dx ये रहा। अब dy बाई dx का मान निकालोगे तो इनको इधर भेज दोगे, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा वाई एक्स माइनस वाई एक्स बटा एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे कोई सवाल ये नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, और फिर हाथ से निकालना, क्लास होने के बाद में इन्हीं सवालों को हाथ से निकालना, आने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि पहली बार करना आसान नहीं होता, खुद से करते हैं तो नहीं होते सवाल, खुद से इसलिए नहीं होते कि देखे हुए ही नहीं है, तो जब देखे हुए नहीं है तो खुद से कैसे होंगे, देखे हुए नहीं है तो खुद से कैसे होंगे, तो एक बार देखना जरूरी होता है, एक बार देख लिया, या इसके जैसा कभी कोई सवाल आपने पहले निकाला हुआ है, पहले कोई आप लोगों ने ऐसा सवाल निकाला हुआ है तो आप कर पाएंगे, या पहले कभी भी नहीं देखा हुआ है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कर पाएंगे, लेकिन अब तो देख लिया, अब समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया, आपकी याददाश्त में कब तक रहेगा, जब तक आप इसे दोहराते रहेंगे, तो उसको दोहरा लो, ठीक है ना, इसे दोहराना, ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ, बड़ा प्यारा है, आराम से हो जाएगा, ये बहुत ही आराम से हो जाएगा।
यहां से मान निकाला है, ये रहा, यहां से ये आया और ये यहाँ आ गया, इससे जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। आसान सवालों को गलत करोगे तो फिर नंबर कहाँ से लाओगे? आराम से देखो क्या पूछा है, क्या निकालना है। सवाल किया हुआ है आपने, ये सवाल आपने अलजेब्रा वाले में किया हुआ है ये। और तुक्के मत मारो यार, तुक्के मत मारो, नहीं चलते तुक्के गणित के अंदर। गणित के अंदर तुक्के नहीं चलते हैं। आपको क्या लगता है इससे गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता, और गणित में आपको क्या लगता है इससे ज्यादातर सवाल आपके गलत ही होंगे। फिर गणित आपके कहने या सोचने या चलने से नहीं चलती कि आपको क्या लगता है। गणित चलती है तर्कों के साथ। आपको क्या लगता है वो आप अपने पास में रखें, गणित में ना लगाएं। और अगर आपने कोई भी सवाल का उत्तर इस आधार पे दिया कि आपको लगता है, वो निश्चित तौर पे गलत जाएगा। अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं फिर ये उत्तर आता है तो ही सही होगा। और आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है ना, कोई दिव्य प्रकाश आपको दिख रहा है, तो फिर बेवकूफी है, वो चाहे कितनी भी करो। अगर आप इस एक ब्रैकेट को उठाएं, सिर्फ एक को, इतने में ही यहां दिख जाएगा। इस एक को सिर्फ मैं एक बार इस अकेले को सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मैं इस अकेले को सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स बटा ए। एक्स की पावर बी है, उसको नीचे ले आओ, एक्स की पावर प्लस की बी हो जाएगी। एक्स की पावर माइनस बी नीचे आकर प्लस की, ऐसे ही एक्स की पावर सी, ये एक्स की पावर बी हो जाएगी। फिर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेते ही एक्स की पावर बी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर बी बटा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। आगे पीछे लिख दिया मैंने। और जब आप तीनों को जोड़ोगे, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपका y बराबर आ जाएगा 1। आएगा नहीं आएगा? तीनों को जोड़ने पर y 1 आ जाएगा, क्योंकि सबके नीचे तो सेम ही आएगा, सबके नीचे तो सेम ही आएगा। एक ऐसे आया, एक ऐसे आया। पहले वाले में x की पावर b ऊपर आई बटे x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। दूसरे वाले में ऐसे ही करोगे तो x की पावर c ऊपर आएगी, x की पावर c बटा x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। तीसरे वाले में x की पावर a ऊपर आएगी, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, जिससे ये कट गया, x की पावर b आ गया, यहाँ ये कट गया, x की पावर c आ गया, यहाँ ये कट गया, x की पावर a आ गया। अब ऊपर और नीचे सेम हो गया, ये दोनों कट गए, y का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। सवाल ने y पूछा ही नहीं है, आप लोग y का उत्तर दे रहे हो। y पूछा कहाँ है, देखो तो सही एक बार, क्या पूछा गया? अवकलन पूछा गया। तो अवकलन निकालोगे तो क्या होगा? एक अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? y नहीं पूछा है, dy बाई डी एक्स पूछा है, dy बाई डी एक्स होगा 0, ये हो जाएगा 0।
ठीक है, क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। n का छोटे से छोटा मान बताइए जिससे ये बराबर हो जाए। इसको इसके बटे में ले आओ। बराबर में 1 हो गया। ठीक है, 2n पावर को एक साथ लिख लो। और याद होगा हम लोगों ने इसे सॉल्व भी किया था। 1 प्लस आयटा बटा 1 माइनस आयटा को सॉल्व करने पर क्या आता है? 1 प्लस आयटा बटा 1 माइनस आयटा को सॉल्व करने पर क्या आता है? याद है कि 1 प्लस आयटा बटा 1 माइनस आयटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है? आयटा। और ये बताया भी था मैंने उस समय कि ये सवाल बहुत पुराना हो गया और बहुत बार पूछा गया है। और अभी देख लो, ये 2017 में केवीएस में, फिर केवीएस में भी आया हुआ है, बहुत बार हो गया। तो ये हो गया आयटा की पावर 2n। आयटा की पावर 4 करने पर 1 आता है। 4 करने पर 1 आता है, तो 2 तो पहले से है ही, तो n का मान कितना चाहिए होगा? 2। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा? 2। क्योंकि आयटा की पावर 4 पे 1 होता है। आयटा की पावर 4 पे 1 होता है, तो 4 में से 2 गुणा n है, तो n का मान कितना चाहिए होगा? 2। तो आंसर हो गया 2। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है, अगला सवाल। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 का जोड़ कितना होगा? अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और प्लस 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 चलता जाए ये और अनंत तक जाए, तो इसका जोड़ कितना होगा? तो इस सवाल में क्या करते हैं कि इसे x मानते हैं। माना x, माना इसका जोड़ जो है वो x के बराबर है।
तरीका देख लो कैसे सॉल्व होते हैं इस टाइप के सवाल। इन सवालों को x माना जाता है कि माना इसका जो भी जोड़ है वो x है। अब ये जोड़ अनंत तक जा रहा है ना, अनंत तक जा रहा है, तो एक पद को छोड़कर बाकी सबकी जगह वापस x रख सकते हैं, क्योंकि अनंत है, अनंत पद है, तो एक को छोड़कर बाकी सबकी जगह वापस से x रख सकते हैं। तो ये देखो, अब ये रिपीट कहाँ से हो रहा है, वहां पे x रख दो। ये पहली बार आया, ये पहली बार आया, ये पहली बार आया, यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। तो बस इतने इतने को हटा दो और इसकी जगह x रख दो, क्योंकि सब कुछ x के बराबर ही तो है, तो इसकी जगह x आ जाएगा, 6 प्लस x। इस तरीके से अनंत श्रेणी को तोड़ देते हैं अपन लोग, क्योंकि अनंत ही तो है, अनंत तक जा रहा है, तो अगर एक पद को मैं रख लूंगा तो बाकी पद भी कितने के बराबर होगा, x के बराबर ही होगा। तो ये 6 प्लस x हो गया। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स। पदों को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लो, 3 और 2, एक्स एक्स माइनस 3, तो एक्स के दो मान आएंगे, एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस 2, जिसमें से 3 तो होगा, माइनस 2 नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का मान माइनस में नहीं आता। अंडर रूट का मान, ये सारी चीजें प्लस की है, अंडर रूट का मान प्लस में ही आएगा, माइनस में आ नहीं सकता। तो वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, अगर होता तो भी माइनस 2 नहीं हो सकता, माइनस 2 नहीं हो सकता, आंसर प्लस का होगा। तो प्लस का 3 आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवालों को इस तरीके से x मानकर फिर अनंत श्रेणी को खत्म करके x रख के होल स्क्वायर कर लो, सोल्व कर लो और x का मान निकाल लो। अगला सवाल, ये तीन सदिश कोप्लेनर है, कोप्लेनर है मतलब समतलीय है, ये तीन सदिश समतलीय है, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब समतलीय। तो बताइए x का मान कितना है, समतलीय होने की क्या शर्त होती है, समतलीय होने की क्या शर्त होती है। नहीं, अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं आता, अंडर रूट से बाहर प्लस ही आता है हमेशा। समतलीय होने की क्या शर्त होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर जो प्लस का होगा वही रहेगा, माइनस वाला उत्तर उत्तर नहीं होगा। रूट के अंदर चाहे कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हमेशा प्लस वाला ही लिया जाएगा। अगर तीन सदिश कोप्लेनर है तो उनका सारणिक का मान 0 होगा, या अदिश त्रिगुण a डॉट b क्रॉस c का मान 0 होगा। समतलीय होने की शर्त, समतलीय होने की शर्त, अगर तीन सदिश समतलीय है तो उनकी शर्त ये होती है, सारणिक का मान 0, 2 माइनस 3 4,
1 2 माइनस 1। दो माइनस 3 4, 1 2 माइनस 1, x माइनस 1 2, प्लस माइनस प्लस, माइनस 1 माइनस 2x 0। छः छः 12, 12 में से 4 गए 8, माइनस 5x बराबर 0, 8 बराबर 5x, x बराबर 8/5। ये दिया हुआ है आपको f डैश x, कोई फलन है f, उसका अवकलन ये है। तो बताओ, तथा फलन का मान 1 पर π/4 है, तो बताओ f(x) फलन कितना होगा। फलन का अवकलन दिया है, फलन का अवकलन दिया है, फलन का 1 पर मान दिया है, फलन पूछा गया कि बताओ फलन क्या होगा। अब ये अवकलन दिया है तो समाकलन कर दो, अवकलन दिया है ना तो समाकलन कर दो, समाकलन करने से अवकलन हट जाएगा। अवकलन दिया है, अवकलन को हटाना है मतलब समाकलन करना है, तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आपका अवकलन जो है वो हट जाएगा। तो f डैश का fx हो गया, डैश हट गया, 1/x का समाकलन log x हो गया, 1/x का log x हो गया, 1/x² + 1 का tan इनवर्स x हो गया, और फिर समाकलन नियतांक c हो गया, समाकलन नियतांक c हो गया। सही है, f डैश का fx हो गया। अब समाकलन करने से अवकलन चला जाता है, तो समाकलन करने से अवकलन चला गया तो f डैश का fx हो गया, 1/x का log x हो गया, 1/x² + 1 का tan इनवर्स x हो गया, प्लस समाकलन नियतांक c हो गया। अब आगे और दिया हुआ है उसकी मदद लो। आगे हमें दे रखा है सवाल ने कि भाई x के मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर फलन का मान π/4 आएगा। ठीक है, रख दो, x का मान 1 रख दो, x का मान 1 रखने पर x का मान 1 रख दिया। x का मान 1 रखने पर क्वेश्चन ने कहा है कि फलन का मान π/4 आएगा, तो फलन की जगह π/4 रख दिया। log 1 का मान 0 हो गया,
प्लस टेन इनवर्स 1 का मान π/4 हो गया, प्लस c है ना, टेन इनवर्स 1 का मतलब 10 का मान 1 कब होता है, तो 10 का मान 1 45 डिग्री यानी π/4 पे होता है। ठीक है, ये π/4 से आपका π/4 कट हो गया। c का मान आ गया 0, c का मान 0 रख दो तो fx बराबर आ गया log x प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है, ये आपका आंसर है। सही है। अगर आपसे अभी नहीं हो रहे हैं तो घबराइएगा मत, इन सवालों को आपको एक बार समझ लो, नहीं समझ में आए तो क्लास को दोबारा देखना, दोबारा समझना और फिर हाथ से करना। बस आपको आ जाने चाहिए। यहाँ पे आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, समझने के बाद आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, 2 बार समझने के बाद आ रहे हैं तो बढ़िया बात है। कुल मिला के समझ में आना चाहिए। बस आपसे पहली बार हो रहा है या दूसरी बार में होगा या तीसरी बार में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना चाहिए, है ना। जैसे किसी को बाइक सीखने में 5 दिन लगे, किसी को 7 दिन लगे, किसी ने 2 दिन में सीखी, किसी ने 2 घंटे में सीखी, बात तो क्या है तो एक ही ना, आती तो बाइक चलानी है, तो बस बाइक चलानी आनी चाहिए। चाहे 2 घंटे में सीखो, चाहे 2 मिनट में सीखो, चाहे 2 दिन में सीखो, चाहे 2 हफ्तों में सीखो। बस अब इन सवालों को हाथ से कर लेना। इस फलन का न्यूनतम मान कब होगा, इस फलन का मिनिमम मान, न्यूनतम कब होगा, इस फलन का न्यूनतम मान x के किस मान पर होगा। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, अवकलन करके निकालते हैं कि भाई इसका जो है आप अवकलन कर दो, अवकलन करके 0 रख दो, x का मान आ जाएगा, और फिर दोबारा अवकलन करके पता कर लो कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। पहला अवकलन करो, ये कर दिया x के साथ अवकलन, x के साथ अवकलन करने पर 2 पावर आगे x माइनस a, 2 पावर आगे 1 पावर कम, x का अवकलन 1, a का अवकलन 0, प्लस ऐसे ही दूसरे वाले का 2 आगे x माइनस b, फिर x का 1, b का 0, फिर ऐसे तीसरे का 2 x माइनस c, x का 1, c का 0। पहले पावर का कर दिया, फिर अंदर वाले का कर दिया, पहले पावर का कर दिया, फिर अंदर वाले का कर दिया। f डैश x, अब ब्रैकेट खोल दो, 2x माइनस 2a प्लस 2x माइनस 2b प्लस 2x माइनस 2c। f डैश x बराबर आ गया आपका 6x माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब इसे 0 रख दो, f डैश x बराबर 0। 6x माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c बराबर 0। x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c बटा 3, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब इस पे अधिकतम है या न्यूनतम है ये पता करने के लिए दोबारा अवकलन कर लो। एक बार दोबारा अवकलन करने पर f डबल डैश, दोबारा अवकलन करोगे तो 6x का 6 हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो गया। 6 प्लस का है तो दूसरा अवकलन प्लस का है, दूसरा अवकलन अगर प्लस का आता है इसका मतलब जो भी x का मान आया है उस पे न्यूनतम मान आएगा। तो वो जो भी x का मान आया था ये वाला, ये कौन है, न्यूनतम बिंदु है।
दूसरा अवकलन अगर प्लस का आता है तो वो बिंदु न्यूनतम है, माइनस का आता है तो वो बिंदु अधिकतम है। दूसरा अवकलन अगर प्लस का आता है, सेकंड अवकलन अगर प्लस का आता है, सेकंड अवकलन अगर प्लस का आता है तो वो बिंदु न्यूनतम है, माइनस का आता है तो वो बिंदु अधिकतम है। तो न्यूनतम बिंदु कौन सा हुआ? a प्लस बी प्लस सी बटा 3। इस समीकरण के कितने हल होंगे? x के कितने मान आएंगे? इस समीकरण से x के कितने मान आएंगे? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में x के कितने मान आएंगे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने हल आएंगे? हल मतलब x के मान, कितने x के मान आएंगे? 1, 3, 2 या 4? जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये मोड लगा पड़ा है, एक मोड लगा पड़ा है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये x के नहीं है, मोड x है, x नहीं है, मोड x है। देखो एक चीज, x का स्क्वायर और मोड x का स्क्वायर एक ही बात होती है। मोड लेकर स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर वैसे भी माइनस को प्लस कर देता है, स्क्वायर वैसे भी माइनस को प्लस कर देता है। तो आप मोड लेकर स्क्वायर करो, क्या फर्क पड़ता है? सीधा स्क्वायर करो चाहे मोड लेकर स्क्वायर करो, बात तो एक ही है। क्योंकि स्क्वायर लेने पर माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर लेने पर माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर मोड लेने पे क्या होगा? कुछ नहीं, वही माइनस प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर दो। तो ये बात एक ही होती है। तो हम इस सवाल को पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सवाल एक जैसा हो जाए, पूरा सवाल एक जैसा हो जाए। हो गया। अब गुणनखंड कर लो, दो और एक, प्लस 2 बराबर 0। मोड एक्स माइनस 2, अलग अलग 0 कर दो। मोड एक्स बराबर 2। तो जो लोग दो उत्तर दे रहे थे वो गलत क्यों थे? क्योंकि दो उत्तर आएंगे मोड एक्स के दो उत्तर नहीं आएंगे, मोड एक्स के दो उत्तर आएंगे। और क्वेश्चन ने मोड एक्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक्स के मान, ये मोड एक्स के दो मान आएंगे। अब मोड एक्स के दो मान आएंगे तो एक्स के कितने मान आएंगे? बताइए कि एक्स क्या क्या लूं कि दो आ जाए। एक्स का मान, मोड एक्स का मान दो कब आता है? बोला प्लस के दो पे भी आता है और माइनस के दो पे भी आता है। तो एक्स के दो उत्तर आए, प्लस का दो माइनस का दो। ऐसे ही मोड एक्स का मान प्लस एक कब आता है? मोड एक्स का मान प्लस एक कब आता है? जब एक्स का मान प्लस माइनस एक हो। प्लस का एक लोगे तो भी प्लस एक आएगा, माइनस का एक लोगे तो भी प्लस एक आएगा। तो कितने उत्तर हो गए? 4 उत्तर हो गए। तो आंसर होंगे 4। और अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है तो द्विघात समीकरण में ये सवाल करवाया हुआ है, लेक्चर के अंदर है ये सवाल, लेक्चर के अंदर भी सवाल करवाया हुआ है। ठीक है ना? सही है।
डन। चलिए बस इसी के साथ विराम देते हैं। इन सवालों को हाथ से दोबारा निकालिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मोड में 4 होंगे, किसी और सवाल में 2 ही हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। रट्टा मारने वाली कोई कहानी नहीं है इसके अंदर कि आप लोग याद करके चले जाओ। कल यहाँ पे दुआ तिया बदल जाएगा, उत्तर बदल जाएंगे। आपको हर बार निकाल के ही पता करना पड़ेगा कि कितना होगा। ऐसा नहीं है कि अभी देखा आज 4 आ रहा है तो कल भी 4 आएगा, कल सवाल अलग हो जाएगा, कुछ और अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ विराम देते हैं और बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से फिर से, और फिर सवाल और आगे करेंगे। ठीक है, इनको निकालिएगा, इनको दोबारा से निकालिएगा, हाथ से करिएगा ताकि ये आपके लिए सेट हो जाए, और बार बार निकालिएगा ताकि दिमाग बैठ जाए कि हाँ इस टाइप के सवालों को ऐसे करना होता है। ठीक है।